प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो यह सामाजिक विज्ञान विषय में भारत और समकालीन विश्व मतलब इतिहास का अध्याय 2 है। तो इसमें हम आज आपको जानकारी देंगे कि पहला विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन और रोलेट एक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो देखिए कि पहला विश्व युद्ध, तो पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य, तो मतलब प्रारंभ हुआ था 1914 में और 1914 से 1918 तक यह प्रथम विश्व युद्ध चला था। और प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनैतिक स्थिति पैदा कर ली। जब युद्ध होंगे तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा, मतलब अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि अधिकतर पैसा युद्ध में या सेना के रखरखाव में और सेना के लिए ही खर्च होगा, तो इससे देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो देखिए कि अधिक से अधिक मात्रा में जो खर्च हो रहा था वह युद्ध में हो रहा था और युद्ध के लिए कर्ज भी लिया गया। अब कर्ज लिया गया तो क्या किया गया? देश में कर्ज की पूर्ति कहाँ से की जाए? तो अब करों में वृद्धि की गई, मतलब जो आम जनता पर जो टैक्स लगता है उसमें वृद्धि की गई। और सीमा शुल्क, तो जो सीमा शुल्क है उसे बढ़ाया गया और आयकर को शुरू कर दिया, मतलब टैक्स में हर तरीके से वृद्धि हो गई। जब टैक्स में वृद्धि होती है तो क्या होगा? जब टैक्स में वृद्धि होगी मतलब कि जो हमारे जो दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति की जो चीज़ें हैं तो उनकी कीमतों में निरंतर वृद्धि हो गई। तो 1913 और 1918 के मध्य जो वस्तुओं की कीमतें हैं वे 2 गुनी हो गई। और इधर युद्ध चल रहा है, तो युद्ध जब चल रहा है तो युद्ध के लिए जो है सेना में भर्तियां प्रारंभ हो गई, मतलब अधिक से अधिक जनताओं को या व्यक्ति को सेना में भर्ती कराया जाने लगा, जिससे ग्रामीण इलाके के लोगों में गुस्सा का लहर उत्पन्न हुआ। और फिर हम देखते हैं कि युद्ध की समाप्ति, तो 1918 में युद्ध की समाप्ति हो गई। और युद्ध की समाप्ति के बाद 1918 और 1919 में और 1920 और 21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। फसल खराब होने से खाने की चीज़ों में कमी आ गई। उसी समय देश में एक महामारी भी उत्पन्न हुई। तो जो देश में महामारी उत्पन्न हुई तो यह एक भयावह महामारी थी। और इस भयावह महामारी में जब 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग 120 से 100 लाख लोग मारे गए। और लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद में मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन यह हुआ नहीं, क्योंकि जैसे युद्ध खत्म हुआ तो फसलें अधिकतर मात्रा में खराब हो गई, इसलिए खाद्यान्न की कमी हो गई। और इधर फसलें खराब होने के साथ साथ एक भयावह महामारी आई, जिससे भी अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। मतलब युद्ध से तो आर्थिक रूप से तंगी आई थी, उसके बाद में फसल से भी तंगी आई और जनधन की भी भयानक हानि हुई। उसी समय एक नया नेता सामने आया। उसने संघर्ष का नया ढंग और नया तरीका पेश किया। तो हम जानेंगे कि वह नया नेता कौन था। तो वह नया नेता मतलब महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी इससे पहले वे कहाँ थे? तो इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, तो महात्मा गांधी किस सन में आए? तो 1915 में भारत वापस आए। और भारत वापस आने के बाद में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन किया, जैसे कि नस्ल भेदी सरकार का सफलतापूर्वक लोहा लिया, मतलब काले और गोरे का जो संघर्ष था उसे समाप्त किया। और उसके बाद में हरिजन और भूमिजन, तो उसी समय हरिजन और छुआछूत की जो भावना है उसे भी उन्होंने समाप्त की थी। और ये इसी बीच में जो अंग्रेजों के द्वारा जो मजदूरों और किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था और जो टैक्स मनमाने रूप में लिया जा रहा था उसका भी दमन किया गया। तो इस दमन में तो चंपारण में सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण कहाँ है? तो बिहार में। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। उसी समय गुजरात के खेड़ा नामक स्थान में किसानों की मदद से 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ।
और उसी बीच में 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने वे अहमदाबाद चले गए। तो इस प्रकार से लगातार सत्याग्रह चलते रहे। उसी बीच में एक एक्ट सामने भारत में आया। तो यह एक्ट क्या था देखिए। तो 1919 में रोलेट अधिनियम बनाया गया, अंग्रेजों के द्वारा रोलेट अधिनियम बनाया गया। तो यह रोलेट अधिनियम में यह नियम पास किया गया इसमें कि इससे सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गए कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती है। तो यह रोलेट अधिनियम ये था जो अंग्रेजों ने बनाया था। इस समय भारत में अधिकतर लोग जागरूक हो चुके थे और जागरूक होने के साथ साथ वे ब्रिटिश सरकार का दमन कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार का दमन कर रहे थे, तो इस दमन को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1919 में रोलेट अधिनियम लाया था। और रोलेट अधिनियम का मतलब ये था कि रोलेट अधिनियम मतलब सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल सकती है। तो यह रोलेट अधिनियम लाया था। अब रोलेट अधिनियम के विरोध में क्या हुआ? तो रोलेट अधिनियम कब आया? 1919 में। और इसका विरोध किस प्रकार से किया गया? तो इस प्रकार देखिए कि रोलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू हुआ और रोलेट अधिनियम के विरोध में पूरे देश में आवाज उठी और 6 अप्रैल को अनेक जगहों पर हड़तालें, काम बंद और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। उसी प्रकार पंजाब में भी रोलेट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी और गोलियां भी चलाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता, तो 2 कांग्रेस के प्रभावशाली नेता कौन थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किटजू को गिरफ्तार किया गया। तो 10 अप्रैल को कौन से 2 कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया गया? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किटजू को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन, तो कितनी तारीख मतलब 13 अप्रैल की वैसाखी के दिन एक सभा हुई और यह एक छोटा सा बाग था। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड करके आपको परीक्षा में भी पूछता है, तो इसको ध्यान से देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल की वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक छोटा सा बाग है जिसमें चारों तरफ मकान है। जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ केवल बाग में दाखिल हुए, जो बाग में जितने लोग दाखिल हुए थे और उसने बाग का जो एकमात्र निकास द्वार था उसे घेर लिया। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया गया और एकमात्र दरवाजा था उसे भी बंद कर दिया, मतलब घेर लिया गया। फिर बिना कोई चेतावनी के जब तक गोला बारूद खत्म नहीं हुए उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और सभा में स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े भी थे। तो जो सभा हो रही थी इसमें स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सभी थे। गोली बारूद लगभग 10 मिनट तक चलती रही, कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। कुछ समय बाद डायल ने अपने सैनिकों को लेकर वहां से चला गया और बाग में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 400 लोग मृत और 1200 लोग घायल हुए और कई लोग तो बाग में स्थित एक कुएं में जिंदा गिर भी गए। इस दानवीय कार्य ने पूरे देश में गुस्से की तीव्र लहर उत्पन्न कर दी और डायर की इस क्रूरता और पशुता और जानबूझकर किया गया नरसंहार के लिए अंग्रेजों की आत्मा भी कांप उठी थी। तो इस प्रकार से ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी रोलेट अधिनियम के विरोध में ही यह सभा बुलाई गई थी। तो ये आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लिया और रोलेट अधिनियम भी देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन। तो ये खिलाफत आंदोलन क्या है? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद टर्की के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हमने बताया था कि 1914 से 1918 के मध्य चला था, तो उस समय टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था, तो उस समय जब खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसके समर्थन में भारत में भी, तो टर्की में जब खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ तो भारत में भी 2 अली भाई मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। और इस आंदोलन में भारत के भी बहुत सारे लोगों ने, मतलब भारत के मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने
भाग लिया और खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए और इस आंदोलन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए और आंदोलन को पूरे देश में फैलाने में उन्होंने सहायता की। और यह आंदोलन जब तक टर्की में यह आंदोलन चला तब तक यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन भारत में भी चला। तो इस प्रकार से ये आपका खिलाफत आंदोलन हो गया। इस पार्ट में हमने आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट आंदोलन के बारे में जानकारी दी, चंपारण सत्याग्रह और महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब आगमन हुआ, प्रथम जनगणना। तो इसके जो क्वेश्चन है ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझाइए, रोलेट एक्ट के बारे में समझाइए, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था और प्रथम जनगणना भारत की कब हुई, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस सन में आए और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो इतने प्रश्नों के आप उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। और आने वाले वीडियो में हम असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बाद में हम बताएंगे आपको कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक पहुंचाएं और आप भी अपना अध्ययन जारी रहें। और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।